दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाए, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दालों की एमएसपी पर खरीद को और अधिक बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। आज देश के करीब 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और बड़ी बात यह कि इसमें करीब 40% हमारी बहनें हैं। ये एफपीओ आज कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। मैं सभी 10,000 एफपीओ के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एनडीए सरकार बिहार के औद्योगिक विकास पर भी उतना ही बल दे रही है। बिहार सरकार भागलपुर में जो बहुत बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पैदा होने वाली बिजली बिहार के विकास को नई ऊर्जा देगी। इससे बिहार के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। हाथों को काम मिल पाता, जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं,
वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। और अयोध्या के अंदर 1700 करोड़ रुपए से अधिक केवल हमने कंपनसेशन पे खर्च किया। और आपने माझा, जो आपने वहां की जमारा की बात की, तो वह 14 गांवों के संबंध में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना द्वारा शूटिंग के लिए उस लैंड को अधिसूचित किया गया था, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको डिनोटिफाई हमने किया है, क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, न्यूजुल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। ये कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी और ये तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, कि भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था, या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, तो पांडित जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे, वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। ये हमारा आदर्श गांव था।